हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 26, या फिर आप कह सकते हो कि ये दूसरे चैप्टर का 10वां वीडियो है। और इससे पहले 25 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, के एम डी सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं VSEPR थ्योरी। हिंदी में इसे कहते हैं संयोजी कक्षा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। अब ये सिद्धांत किसने दिया और क्यों दिया, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सन 1957 में नाइहोम व गिलेस्पी ने इस सिद्धांत को दिया था। यह थ्योरी किसने दी थी? नाइहोम ने और गिलेस्पी ने। कब दी थी? सन 1957 में। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपके दिमाग में आती है कि सर ये जो वेस्पर थ्योरी है ये किस लिए दी गई थी, मतलब इसे बताने का क्या कारण था, इसका मेन टारगेट क्या था। तो वेस्पर थ्योरी दी गई थी कोवलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को स्पष्ट करने के लिए। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, यानी सह संयोजक यौगिक, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो शेप है, उनकी आकृति है, उनकी संरचना है, उसे स्पष्ट करने के लिए वेस्पर थ्योरी दी गई थी नाइहोम व गिलेस्पी के द्वारा। अब इस थ्योरी में कौन कौन सी बातें बताई गई, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। देखो, पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि मान लो आपके पास कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है। मैंने आपको बताया कि ये जो थ्योरी काम करती है वो कोवलेंट कंपाउंड पर काम करती है। हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, यानी सह संयोजक यौगिक, केवल कोवलेंट कंपाउंड्स पर यह थ्योरी काम करती है। जैसे कोवलेंट कंपाउंड में मैं एक एग्जांपल लेता हूं H2O का। H2O आपका जाना पहचाना कोवलेंट कंपाउंड है। यदि आप H2O की बात करते हो तो H2O में ये तो होता है ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम इधर जुड़ा होता है और एक हाइड्रोजन एटम इधर जुड़ा होता है। यहां भी एक बॉन्ड होता है और यहां भी एक बॉन्ड होता है। पर ये जो आपका ऑक्सीजन एटम है, इसके पास दो होते हैं इस तरह पड़े हुए फालतू इलेक्ट्रॉन के जोड़े। भाई आपको पता है ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा इस ऑक्सीजन का। तो यहां भी मैं दिखा सकता हूं दो इलेक्ट्रॉनों को ऐसे, और इसी तरह इस वाले बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉनों को हम दिखा सकते हैं ऐसे। तो आपको यहां एक बात समझनी है। बात यह समझनी है कि कोई भी कोवलेंट कंपाउंड यदि आपके पास है, तो उस कोवलेंट कंपाउंड में जो बीच में एटम होता है ना, ये वाला एटम, जैसे ऑक्सीजन बीच में है, उस एटम को हम कहते हैं सेंट्रल एटम। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, आपको बार बार इस शब्द का सामना करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम का, केंद्रीय परमाणु का। पता है ना, केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम वो होता है जो किसी भी कंपाउंड के सेंटर में होता है, जिसके चारों तरफ बाकी एटम्स अटैच होते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये आप इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देख रहे हैं, ये वाला, और ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देख रहे हैं आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी किसी बॉन्ड के
जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं जो किसी बॉन्ड को बनाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर, बीपी। हम शॉर्ट में कह सकते हैं बीपी, यानी बॉन्ड पेयर। तो ध्यान रखना है, बॉन्ड पेयर उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक कोवलेंट बॉन्ड में होता है। इस जोड़े में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। इसी के साथ दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि ये जो फालतू पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है और ये भी फालतू पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो ये जो एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलपी। ये भी एलपी है और ये भी एलपी है। तो मैंने आपको यहां बताया कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि कोवलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हो। जैसे एक एग्जांपल हमने दिया H2O का। दूसरी बात बताई कि कोवलेंट कंपाउंड में आपको पता होना चाहिए सेंट्रल एटम क्या होता है। सेंट्रल एटम वो होता है जो कंपाउंड के सेंटर में हो, बीच में हो, जिसके चारों तरफ बाकी एटम्स अटैच हो। तीसरी बात मैंने आपको बताई बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्या बताया? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में कहते हैं बीपी। क्या कहते हैं? बीपी। मतलब जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रॉन का आबंध युग्म, हिंदी में कह सकते हैं आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और एक होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में कहते हैं एलपी। और ये लॉन पेयर होता है फालतू पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। इसे हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो आप इसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कह सकते हो। ठीक है, वैसे आपको ये शब्द ज्यादा अच्छे लगेंगे, बीपी और एलपी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी कोवलेंट कंपाउंड आपके पास है, उस कोवलेंट कंपाउंड में बहुत सारे, तो कुछ तो एलपी होंगे, कुछ बीपी होंगे। और एलपी और बीपी ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये सारे। और इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सन लगता है। क्या लगता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। कैसे लगता है? देखो, मान लो ये ऑक्सीजन एटम है और ये हमारा हाइड्रोजन एटम यहां अटैच होगा, यहां अटैच होगा। एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो गया और एक यहां अटैच हो गया। एक लॉन पेयर यहां पड़ा हुआ है, एक लॉन पेयर यहां पड़ा हुआ है। एक बॉन्ड पेयर इसमें होगा और एक बॉन्ड पेयर इसमें होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी हमने इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनाए, चाहे तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बनाया, चाहे तो लॉन पेयर और लॉन पेयर बनाया, ये सब है तो नेगेटिवली चार्ज्ड ही, ऋणावेशित है। ये जोड़ा भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी। तो यदि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े एक दूसरे को, ये इसे इधर को धक्का दे रहा होगा और इसे इधर को, दोनों एक दूसरे को धकेल रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, इन पे भी सेम चार्ज है। ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को इधर को धक्का दे रहा होगा और ये बॉन्ड पेयर उस लॉन पेयर को उधर को धक्का दे रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। इसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे को, ये इसे इधर को रिपेल कर रहा और इसे इधर को रिपेल कर रहा। क्या ये दोनों एक दूसरे को नहीं प्रतिकर्षित कर रहे होंगे? हाँ, बिल्कुल कर रहे होंगे। ये भी एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, चाहे वे बॉन्ड पेयर हैं, चाहे वे लॉन पेयर हैं, उन सब के ऊपर एक जैसा नेगेटिव चार्ज है। इसलिए ये दोनों लॉन पेयर भी एक दूसरे को धक्का देते हैं और ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी धक्का देता है और ये वाला लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी धक्का देता है और ये बॉन्ड पेयर ये भी एक दूसरे को आपस में धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। यदि मैं कह दूं कि एलपी और एलपी के बीच यहां फोर्स लग रहा है F1 और एलपी और बीपी, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच फोर्स लग रहा है M2, फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल मान लो F2 लग रहा,
और बीपी बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन मान लो F3 लग रहा है, तो वेस्पर थ्योरी हमें कहती है कि F1 जो होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, यानी एलपी के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, वो सबसे ज्यादा प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और जो रिपल्सन ये लगता है F2 देख लो, F2 रिपल्सन इससे कम होता है, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन होता है वो होता है कुछ कम, और सबसे कम होता है F3, यानी बीपी और बीपी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन सबसे कम होता है, सबसे कम रिपल्सन लगता है बीपी और बीपी के बीच। तो वेस्पर थ्योरी का निचोड़ बताया मैंने आपको। अब यहां कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर एलपी और एलपी के बीच जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन F1 वो सबसे ज्यादा क्यों है, और बीपी बॉन्ड पेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है F3 वो सबसे कम क्यों है, इसका भी तो कुछ कारण होगा। तो मैं इस कारण को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। आपको कुछ लिखना हो तो लिख लो, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इन सारी बातों को, ठीक है। देखो वेस्पर थ्योरी में सबसे पहली बात क्या बताई गई, यह बताया गया कि कोवलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम के चारों ओर उपस्थित बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अर्थात बीपी व लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अर्थात एलपी पर डिपेंड करता है। यानी कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल आपके पास है जिसका आपको स्ट्रक्चर पता करना है, शेप पता करनी है, आकृति पता करनी है, संरचना पता करनी है, आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। तो कोई भी कोवलेंट कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं और लोन पेयर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कोवलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उसकी शेप कैसी होगी। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े यानी बीपी और एलपी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं। भाई एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर तो ये रहेंगे ही। क्यों रहेंगे अधिकतम दूरी पर? इसलिए रहेंगे क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, जिससे इनके बीच रिपल्सन मिनिमम तथा स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। देखो यहां हम बात कर रहे थे, यहां यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास जो है, मान लो हमारे पास यहां बात कर रहे, एक तो लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। यदि मैं इन लोन पेयर्स को यहां पे समझाता हूं, चलो अलग जगह, मान लो मैं कहूं कि मेरे पास ये ऑक्सीजन एटम है और इसके पास एक लोन पेयर तो ये है, ये लोन पेयर है इसके पास, और एक लोन पेयर ये है, और यहां एक बॉन्ड पेयर है, यहां एक बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर होता है इस तरीके से, ये एक बॉन्ड पेयर है और ये एक बॉन्ड पेयर है, हाइड्रोजन से जुड़े हुए बॉन्ड में। अब मैं आपको कह रहा कि ये जो बीच की दूरी है लोन पेयर और लोन पेयर की, इस बीच की दूरी को यदि हम कम कर दें, यानी दोनों लोन पेयर को पास पास ले आए, यदि दोनों लोन पेयर पास पास आ गए ना, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज्यादा लगेगा। और जब इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा लगेगा ना, तो ये ज्यादा टेंशन में होंगे, ज्यादा परेशान होंगे, ज्यादा दिक्कत में होंगे, इनका एनर्जी जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा। ठीक है, जैसे दो दुश्मन होते हैं ना, मान लो दो दुश्मन हैं और वे एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं, उनका घर आमने सामने है, तो मैं तो दोनों हर टाइम टेंशन में ही रहेंगे फिर। और यदि दो दुश्मनों के घर बहुत दूर दूर हों, अलग अलग कॉलोनी में हो या अलग अलग शहरों में हो, तो फिर वे इतने ज्यादा टेंशन में नहीं रहेंगे। अब ये दोनों जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, दो हैं हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दो हैं और दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो इन्हें आप जितना नजदीक रखोगे ना
उतनी ही दिक्कत पैदा होगी पूरे मॉलिक्यूल में, उतनी ही टेंशन बनी रहेगी, एनर्जी बढ़ी रहेगी। और जब एनर्जी ज्यादा रहेगी ना तो स्टेबिलिटी रहेगी कम, तो स्टेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ये तो बात नॉर्मल है। तो ये जो इसी तरीके से ये जो आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी है, ये भी जितनी मैक्सिमम हो सकती है मैक्सिमम रहती है। और इसी तरीके से यहाँ ये दूरी भी मैक्सिमम रहती है और ये वाली भी। अब यदि मैं आपको कह दूं, मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि ये वाली दूरी LP और LP के बीच की दूरी R1 है, LP और BP के बीच की दूरी R2 है, तो इसे भी हम R2 कहेंगे, और इस दूरी को हम कह रहे हैं कि ये R3 है। और आपके दिमाग में सवाल आया कि सर R1, R2 और R3 का भी आप कंपैरिजन कर दो, जिस तरह आपने यहाँ F1, F2 और F3 का कंपैरिजन करा था कि फोर्स किस में लगेगा ज्यादा। LP में रिपल्सन सबसे ज्यादा लगता है, LP BP में उससे कम और BP BP में सबसे कम, ये बात आपने बताई थी। अब आप इसके बारे में बता दो हमें कि दूरी कहाँ ज्यादा होगी और कहाँ कम होगी। तो मैं बताता हूं, नॉर्मली जहां ज्यादा रिपल्सन लगता है वहां ये दोनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े मैक्सिमम दूरी पर रहना पसंद करेंगे। तो यदि आप फिजिक्स के हिसाब से चलते हो तो R1 सबसे ज्यादा होना चाहिए बीच की दूरी यहाँ, और R2 होना चाहिए उससे कम, और R3 होना चाहिए सबसे ही कम। ऐसा होना चाहिए नॉर्मली। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो ये चीजें समझने वाली हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं ना, ये चाहे दोनों LP हैं चाहे BP हैं, ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अपने आप को रखें। हम एक दूसरे से जितने ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने आप को रखेंगे ना, हमारे बीच रिपल्सन उतना ही कम लगेगा। और रिपल्सन जितना कम लगेगा उतनी हमारी एनर्जी कम बढ़ी रहेगी, और एनर्जी हमारी जितनी कम बढ़ी रहेगी हम उतना ही ज्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। और हम ज्यादा स्टेबल महसूस करेंगे तो हमारा पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल महसूस करेगा, पूरा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसलिए यहां लिखा हुआ है, देख लो इस चीज को आप, यहां लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं, जिससे इनके बीच रिपल्सन मिनिमम तथा स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी यदि एक दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े अधिकतम दूरी पर अपने आप को रखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यदि सेंट्रल एटम के पास ओनली बॉन्ड पेयर हो तो मॉलिक्यूल का एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। बहुत काम का पॉइंट है ये तीसरा पॉइंट। मान लो आपके पास कोई कोवलेंट कंपाउंड है या कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और उसका जो सेंट्रल एटम है उसके पास केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कोई भी फालतू पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं है, यानी कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल का एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता क्रिएट, वहां ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती। चौथा पॉइंट देखो, चौथे पॉइंट में बताया गया है यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी हो, जैसा कि H2O में 2 लोन पेयर हैं, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी उसमें डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है, विकृति आ जाती है, अर्थात बॉन्ड एंगल घट जाता है। क्यों घट जाता है और बॉन्ड पेयर की स्थिति में क्यों नहीं घटता, ये सारी बातें अभी स्पष्ट कर रहा मैं आपको। ठीक है, आप पहले शुरू से एक बार रिवाइज करो इसे। देखो, पहला पॉइंट वेस्पर थ्योरी में क्या बताया गया कि कोवलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम के चारों ओर उपस्थित बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी BP व लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी LP पर डिपेंड करता है। किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको देखना हो तो आप यूं देखो कि उसका जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, बस इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसकी शेप कैसी होगी। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी BP और LP एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं, जिससे इनके बीच रिपल्सन मिनिमम तथा स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। क्लियर? तीसरी बात, यदि सेंट्रल एटम के पास ओनली बॉन्ड पेयर्स हो तो
मॉलिक्यूल का एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। देखो इस चीज को समझाता हूं। मान लो आपके पास कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इसे लिखना चाहो तो लिख लो आप, एक बार लिख लिया, ठीक है। मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं CO2 की बात करते हैं, तो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके पास जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन है, और कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है इसके पास। तो इसका स्ट्रक्चर रेगुलर होगा। रेगुलर का मतलब जो होना चाहिए वही होगा, रेखीय संरचना होगी, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का एंगल है इसका, बॉन्ड एंगल। जैसे मैं बात करूं CH4 की, तो CH4 में कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही इसने बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ। तो CH4 का भी आप जब संरचना देखोगे, जब CH4 के कार्बन को, सेंट्रल एटम को देखोगे, तो इसके पास भी कोई LP नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका भी वही स्ट्रक्चर होगा जो होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए टेट्रागोनल। कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रल कह दो, टेट्राहेड्रल होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। और टेट्राहेड्रल है जिसे आप कहते हो चतुष्फल की है या समचतुष्फल की है। और इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, और वही होता है 109 डिग्री 28 मिनट ही होता है इसका बॉन्ड एंगल। ठीक है। तो जब किसी भी कोवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल का जो केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम होता है, उसके पास केवल बॉन्ड पेयर होते हैं। देखो इसके पास एक बॉन्ड पेयर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर है नहीं इसके पास। तो इसका एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसा होना चाहिए वैसा ही संरचना इसका, वैसी ही आकृति होती है, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। पर यदि कोई भी आपके पास ऐसा कोवलेंट कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर की खासियत यह है कि स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे अभी यहां मैंने लिखा NH3, आप जब NH3 को देखोगे तो NH3, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 5। तो उसके पास 3 तो वो बॉन्ड बना लेता है, इस तरह 3 बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इन 3 बॉन्ड बनाने में लग गए, पर 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए तो फालतू ऊपर पड़े हुए, और उन फालतू पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ही तो हम कहते हैं LP, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां तो बॉन्ड पेयर है, यहां भी बॉन्ड पेयर है और यहां भी बॉन्ड पेयर है, चाहे बॉन्ड पेयर को दिखाओ या ना दिखाओ आप। तो यदि ये बॉन्ड लोन पेयर यहां ना होता ना, तो इसका संरचना भी इसके जैसा ही होता। पर इस लोन पेयर ने क्या काम करा? इस लोन पेयर ने ये जो एंगल है ना, एंगल, ये एंगल इतना नहीं है 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम है, ये लगभग 106 डिग्री और 45 मिनट का एंगल है। तो 109 डिग्री 28 मिनट से तो घट गया एंगल। अब सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कैसे घटा एंगल? एंगल इसलिए घटा क्योंकि जब आप नाइट्रोजन को देखते हो, नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड तो इधर है हाइड्रोजन के साथ बना हुआ, और एक बॉन्ड इधर है हाइड्रोजन के साथ बना हुआ, और एक बॉन्ड इधर है हाइड्रोजन के साथ बना हुआ। ये जो नीचे में बॉन्ड बना रहा हूं ना, इस बॉन्ड को आप 2 तरीके से सोच सकते हो। ये बॉन्ड या तो बोर्ड से बाहर निकलता हुआ है ऐसे, देखो जब मैं ऐसे बनाता हूं तो ये बॉन्ड कैसा है, जो बोर्ड से बाहर निकल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है निकल के। या फिर इस बॉन्ड को बना सकते हो आप बोर्ड के अंदर जाता हुआ। ये 3 जो है ना, इसके पैर हैं जिनके ऊपर ये टिका हुआ है किसी फर्श के ऊपर। ये 3 पैर ऐसे हैं जैसे ट्राईपोर्ट स्टैंड होता है, पता है ना, लैब में देखा होगा ट्राईपोर्ट स्टैंड आपने, या फिर आप मोबाइल लगाते हो जिसके ऊपर ट्राईपोर्ट स्टैंड ऐसे भी आते हैं। 3 पैरों वाला स्टैंड, ये 3 पैरों वाला स्टैंड है। आप बच्चा सोचता है कि इन दोनों के बीच में ये है, ये पैर या तो तुम्हारी तरफ को निकल रहा बाहर स्क्रीन में से, या फिर स्क्रीन में अंदर घुस रहा है ये पैर।
इसलिए छोटा बनाया इसे समझाने के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है, ये एंगल यदि ये तीनों बिल्कुल ऐसे होते हैं, जैसे मैं कहूं कि मान लो ये नाइट्रोजन है और एक पैर तो इसका यूं और एक यूं होता और एक यूं होता, मान लो ऐसा होता है NH3। जब आप NH3 को ऊपर से देखते हो तो वो ऐसा दिखाई देता है, पर इसके सिर पे जो है ना, यहाँ 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 एक लोन पेयर है इस तरह पड़ा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसके सिर पे है। यानी यूं समझो नाइट्रोजन से थोड़ा सा आपकी स्क्रीन से बाहर निकल जाओ, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के ऊपर खड़ा वो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर, और वो आपके मोबाइल की स्क्रीन से थोड़ा ऊपर आ गया। ऊपर का मतलब डिस्प्ले से बाहर निकल गया। जब डिस्प्ले से बाहर निकल गया तो वो यहां तो ऐसे दिखाई दे रहा, और यहां मैं कह रहा कि वो स्क्रीन से बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लोन पेयर। तो मुझे यूं बताओ, वो लोन पेयर जो बाहर निकला है ये, और ये बॉन्ड पेयर हैं तीनों, तो इनके ऊपर वो रिपल्सन नहीं लगा रहा होगा, वो इसे भी धक्का दे रहा होगा, इसे भी धक्का दे रहा होगा, और इसे भी धक्का दे रहा होगा। दोनों तीनों बॉन्ड पेयर को वो नीचे की तरफ को धकेल रहा है, और नीचे की तरफ को धकेल रहा। तो ये तो मैंने ऐसा बनाया था जैसे आपका सीलिंग फैन होता है ना, उसकी तीन पंखड़ियां, सीलिंग फैन की छत के पंखे की तीन पंखड़ियां, और ये स्ट्रक्चर फिर ऐसा हो गया कि वे तीनों पंखड़ियों को पकड़ के कोई झूल गया नीचे की तरफ। जब तीनों पंखड़ियों पे कोई लटक गया या हल्का हल्का वजन आपने लटका दिया, तो वे तीनों पंखड़ियां नीचे की तरफ को टिल्ट हो जाएंगी ना, टिल्ट मुड़ जाएंगे नीचे की तरफ। और मुड़ने का कारण क्या है, ये जो सिर पे बैठा हुआ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इन तीनों पंखड़ियों को नीचे की तरफ को मोड़ दिया। और जब वे नीचे की तरफ को मुड़ेंगी तो पक्की बात है ये जो एंगल है बॉन्ड एंगल वो घटेगा। 109 डिग्री 28 मिनट से कितना हो गया, 106 डिग्री 45 मिनट हो जाता है। तो यहाँ चौथे पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी कोवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल में आ जाता है लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या करता है, उसके रेगुलर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बदल देता है, यानी उसे डिस्टॉर्शन उसमें आ जाता है। क्या आ जाता है, डिस्टॉर्शन। और डिस्टॉर्शन आने से क्या होता है, डिस्टॉर्शन आने से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाता है। देखो इस बात को, यहां देखो तीसरी बात हमने पढ़ी थी, यदि सेंट्रल एटम के पास ओनली बॉन्ड पेयर्स हों तो मॉलिक्यूल का एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां हमने पढ़ा कि यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर्स भी हों तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अर्थात बॉन्ड एंगल घट जाता है। क्यों घटा बॉन्ड एंगल, मैंने बता दिया, क्योंकि जब लोन पेयर सिर पे आके बैठेंगे ना, तो वे लोन पेयर उन बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ को धक्का देंगे, और नीचे की तरफ को जब धक्का देंगे तो वे बॉन्ड नीचे की तरफ को टिल्ट हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे सारे। और जब बॉन्ड नीचे की तरफ को मुड़ेंगे तो उनके बीच का एंगल भी घटेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो जरा ध्यान से। पांचवें पॉइंट में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच के रिपल्सन का सीक्वेंस निम्न प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के, दो तरह के, कुछ तो लोन पेयर होंगे, कुछ तो बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज्यादा जो रिपल्सन लगता है वो लोन पेयर के बीच लगता है। लोन पेयर के बीच सबसे ज्यादा रिपल्सन लगता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन लगेगा इन दोनों के बीच वो थोड़ा कम होगा, और सबसे कम रिपल्सन लगेगा बॉन्ड पेयर के बीच। ठीक है, अब यही तो सवाल खड़ा होता है असली कि सर क्यों एलपी के बीच सबसे ज्यादा रिपल्सन क्यों लगता है, इस बात को स्पष्ट करो सर। और बीपी के बीच सबसे कम रिपल्सन क्यों लगता है, इस बात को स्पष्ट करो। तो चलो स्पष्ट करता हूं, इस बात को ध्यान से समझना। मैं एक बड़ा सा यहाँ संरचना बनाता हूं, आपको पता चल जाएगा। देखो ये ऑक्सीजन एटम है हमारा, ऑक्सीजन एटम से यहां जुड़ा हुआ है और यहां भी जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम, ध्यान से समझना बिल्कुल। और मैंने बनाया, एक तो बनाया यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक बनाया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, और यहां बनाया बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
और ये भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सबको पता है, सब जानते हैं एलपी का मतलब क्या होता है और बीपी का मतलब क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं आपको कहता हूं कि चलो एक एक खेल खेलते हैं। आपको सबको पता है नेगेटिव चार्ज है इन सब इलेक्ट्रॉन के जोड़ों के ऊपर, कैसा चार्ज है, माइनस। और माइनस तो माइनस को धक्का देता हो, इस चीज को तो समझते हो आप। यदि प्लस के सामने मान लो धन आवेश है कोई और इसके सामने धन आवेश आ जाए, प्लस के सामने प्लस आ जाए, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, रिपल्सन लगेगा ना। इसी तरीके से यदि माइनस के सामने माइनस आ गया तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पर यदि प्लस के सामने माइनस आया तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये बात आपने पढ़ रखी है पहले भी। अब यहां तो मैं सिर्फ आपको एक बात बताता हूं कि चलो एक बात सीखते हैं कि मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल बना लिया मैंने, ध्यान से समझना। इस सर्कल का सेंटर ये है और इसका मैंने एक तो डायामीटर ये खींच दिया यानी व्यास, और एक डायामीटर खींच दिया, ये दो डायामीटर खींच दिए। और मैं अब आपके साथ एक खेल खेल रहा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो यहां रखा और एक रखा यहां, तो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो ये है और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये है। और मैं पूछ रहा आपसे कि इनके बीच बताओ रिपल्सन लगेगा या नहीं लगेगा। आप कहोगे हाँ सर लगेगा, इसके ऊपर इधर को लगेगा रिपल्सन, इसके ऊपर इधर, ये एक दूसरे को धक्का देंगे। मैंने कहा कि इनके बीच जो रिपल्सन लग रहा है इस समय, इनके बीच जो प्रतिकर्षण लग रहा है इस समय, उसका वैल्यू मान लो F1 है। फिर हमने क्या काम करा, फिर हमने इन इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को सेंटर से थोड़ा दूर ले गए। ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर तो हमने यहां पहुंचा दिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर पहुंचा दिया यहां, सेंटर से दूर हटा दिया है अपनी लाइन पे ही। तो सेंटर से जब दूर हट गए तो इनके बीच रिपल्सन लगेगा क्या, आप कहोगे हाँ सर लगेगा, इसे तो इधर को धक्का महसूस होगा और इसे इधर को धक्का महसूस होगा। और मैं कह रहा कि इनके बीच जो रिपल्सन लग रहा है वो रिपल्सन का नाम हमने रखा F2। और मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा, मुझे यूं बताओ F1 और F2 बराबर होंगे या F1 ज्यादा होगा F2 से या F1 कम होगा F2 से, तो आप क्या जवाब दोगे। F1 तो उस समय रिपल्सन है जब दोनों सेंटर के पास थे और F2 उस समय रिपल्सन है जब दोनों सेंटर से थोड़े दूर हट गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े सेंटर के पास हैं तो ये एक दूसरे के भी तो ज्यादा नजदीक हैं, ठीक है, एक दूसरे के भी तो नजदीक हैं। और जब एक दूसरे के नजदीक है तो रिपल्सन तो ज्यादा लगेगा ही। और जब ये सेंटर से दूर चले गए, वृत्त के केंद्र से दूर चले गए, तो ये आपस में भी तो दूरी बढ़ गई इनकी। और जब इनकी दूरी बढ़ गई, चार्ज उतना ही है, आवेश उतना ही है, बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो रिपल्सन तो घटेगा ही। फिर इसका मतलब यह है कि F1 ज्यादा होगा F2 से। ये वाला आंसर हमारा सही है, F1 इज ग्रेटर देन F2। समझ में आई बात, क्योंकि चार्ज के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होती है ना, उनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही कम लगता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम लगता है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, जरा जरूर पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे पता चलता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना कम लगेगा। यहां हमने सेंटर से इन्हें दूर हटाया तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ गई, और बीच की दूरी बढ़ गई तो रिपल्सन कम लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है यहाँ। मुझे यूं बताओ, यहां आ जाओ, अब अपने स्ट्रक्चर पे आ जाओ। ये जो दो लोन पेयर रखे हुए हैं, ये लोन पेयर इस सेंटर के तो नजदीक है ना, और बॉन्ड पेयर सेंटर से देखो कितनी दूर है। तो मुझे यूं बताओ, ये दोनों सेंटर से नजदीक हैं, है ना, तो इनके बीच की दूरी भी तो कम होगी।
और बीच की दूरी जब इनकी कम है, क्योंकि ये केंद्र के पास हैं दोनों, तो इनके बीच की दूरी भी कम होगी, और बीच की दूरी कम है तो फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि F1 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी LP और LP के बीच में जो रिपल्सन लगता है वो सबसे ज्यादा लगता है। अब आ जाओ इसके ऊपर, ये लॉन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। तो लॉन पेयर तो सेंटर के पास है और बॉन्ड पेयर सेंटर से दूर है, तो ये दूरी दूसरे नंबर पे आएगी, यहां दूसरे नंबर पर। यानी यदि इस फोर्स को आप F2 कहते हो, इसे F2 कहते हो, तो इसका नंबर दूसरा है, ये F1 से कम लगेगा। यानी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन लगता है वो लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच लगने वाले रिपल्सन से कम होता है। पर जब इस बॉन्ड पेयर को देखो, सेंटर से दूर है और ये भी दूर है, जब ये दोनों ही सेंटर से दूर चले गए तो इनके बीच की दूरी तो फिर बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम होगी तो इनके बीच में जो रिपल्सन लगेगा F3, उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। यानी BP और BP, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन लगता है वो सबसे कम होता है। तो यहां बच्चे तो यूं सोचते हैं ना कि सर चाहे लोन पेयर के बीच रिपल्सन हो, चाहे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन हो, चाहे बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन हो, रिपल्सन तो इलेक्ट्रॉन के जोड़ों के बीच ही लग रहा, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो बदल ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो बदल ही नहीं रहा, और जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं बदल रहा तो उनके बीच लगने वाले रिपल्सन की वैल्यू कैसे बदल रही सर? तो चार्ज भले ही ज्यों का त्यों हो, पर उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी तो बदल रही ना, और उनके बीच की दूरी बदल रही, इसलिए रिपल्सन की वैल्यू बदल रही हो। जो चार्ज ज्यादा नजदीक होंगे LP उनका रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना बात? देखो यहां कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, उनके बीच रिपल्सन का सीक्वेंस निम्न प्रकार से होता है। LP में रिपल्सन सबसे ज्यादा, LP-BP में उससे कम, और BP-BP में सबसे कम। ठीक है। और एक बात बताइए, डिस्टॉर्शन इन मॉलिक्यूल, किसी भी अणु में जो विकृति पैदा होती है, जो डिस्टॉर्शन पैदा होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स के। किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे ना, वे बॉन्ड पेयर्स को उतना ज्यादा धक्का मार रहे होंगे, और जब बॉन्ड पेयर्स को उतना ज्यादा धक्का मार रहे होंगे तो बॉन्ड एंगल को उतना ज्यादा वे घटा रहे होंगे, और बॉन्ड एंगल को जितना ज्यादा घटाएंगे ना, उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्शन पैदा होगा, विकृति पैदा होगी उस मॉलिक्यूल के शेप में, उसके स्ट्रक्चर में। तो यहां इस बात को वाक्य में भी लिख सकते हो आप कि किसी भी सह संयोजक अणु में या कोवलेंट मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उस मॉलिक्यूल का शेप उतना ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, या विकृति उसमें उतनी ज्यादा आ जाती है अणु में। ठीक है। सातवीं बात, बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो केंद्रीय परमाणु है उसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी ना, बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा। अब ये बात भी बच्चों के हजम नहीं होती कि सर कैसे, देखो मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से समझना। मैं आपको बताता हूं, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां तो हम बात करते हैं, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया NH3 का आ गया, एक तो अमोनिया के बारे में बताओ और एक बताओ PH3 के बारे में, दोनों भाई भाई लग रहे हैं दोनों। तो नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, ये हैं 3 हाइड्रोजन, और एक 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसकी बाहरी कक्षा में, 1 2 3, और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिसे आप कहोगे लोन पेयर। और ऐसा ही होगा PH3 के साथ, देखो PH3, इसके पास भी एक लोन पेयर होगा। ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि ये बॉन्ड एंगल जो है, मान लो ये एंगल है अल्फा डिग्री और ये है बीटा डिग्री,
और वे पूछ रहे, पहला ऑप्शन दे रहे कि अल्फा डिग्री इज इक्वल टू बीटा डिग्री है। दूसरा ऑप्शन दे रहे कि अल्फा डिग्री इज ग्रेटर देन बीटा डिग्री। और तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया कि अल्फा डिग्री इज स्मॉलर देन बीटा डिग्री। तो हम कौन सा आंसर देंगे इनमें से, ये सोचना पड़ेगा ना। इसे सोचने का एक तरीका है। तरीका यह है कि जब आप इसकी नाइट्रोजन की और इसकी फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करोगे, विद्युत ऋणात्मकताओं की तुलना करोगे, तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है फास्फोरस से, क्योंकि नाइट्रोजन तो उन टॉप के 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से एक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की है। इन 3 को तो आप ध्यान रखते हो जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हो। तो नाइट्रोजन तो टॉप 3 में, टॉप 3 में आता है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो नाइट्रोजन के ज्यादा नजदीक होगा। ये तीनों बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन के ज्यादा पास होंगे, जबकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम चलते हुए, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए उसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े का ज्यादा लालच नहीं है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से दूर रहेंगे। मतलब ये तीनों बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन के पास, बिकॉज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये तीनों बॉन्ड पेयर फास्फोरस से थोड़ा दूर, क्योंकि फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े, जिन्हें आप कहते हो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े नाइट्रोजन के द्वारा खींच लिए गए अपनी तरफ, तो यूं बताओ इनके बीच की दूरी नहीं घटी क्या? घटी नहीं बीच की दूरी। ये जितने नाइट्रोजन की तरफ को जाएंगे, यानी जितने सेंटर की तरफ को जाएंगे, बीच की दूरी उतनी घटेगी इनकी। और जब बीच की दूरी घटेगी तो रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो इनकी टांगे खुल जाएंगी बिल्कुल। जैसे स्केटिंग खोल देते हैं ना जो फाइटर होते हैं, इनकी तीनों टांगे ऐसे हो जाएंगी जैसे ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपने 20 किलो वजन रख दिया और उसकी तीनों टांगे पसर गई हो नीचे को। ये बॉन्ड एंगल खुल जाएंगे क्योंकि रिपल्सन ज्यादा लगेगा। जबकि ये तीनों जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वे फास्फोरस से दूर हैं। फास्फोरस से दूर, सेंटर से दूर, तो इनके बीच की दूरी भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से रिपल्सन कम लगेगा। और रिपल्सन कम लगेगा तो बॉन्ड ज्यादा खुलेगा नहीं, बॉन्ड एंगल खुलने का नहीं ज्यादा। तो बॉन्ड एंगल कहाँ खुला ज्यादा? नाइट्रोजन के केस में ज्यादा खुला। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को ज्यादा खींचेगा, और अपनी तरफ को ज्यादा खींचेगा तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी क्या होगी? उनके बीच की दूरी घटेगी, तो रिपल्सन बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल खुलेगा। तो बॉन्ड एंगल बेटे अल्फा ज्यादा है और बीटा कम है, तो सही आंसर होगा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। जितना सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल और बता सकता हूं, यदि हम H2O की बात करें और H2S की बात करें, देखो H2O ऐसा होता है, H2 ऐसा ही तो होता है, H2 दो होते हैं, इसके बाद लोन पेयर, और H2S भी ऐसा होता है, इसके बाद भी 2 लोन पेयर होंगे। देखो अब मुझे यूं बताओ कि यदि इसके बॉन्ड एंगल को मैं अल्फा कह दूं और इसके बॉन्ड एंगल को कह दूं बीटा, तो अल्फा बड़ा होगा बीटा। आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन तो यहां आ रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े ज्यादा खींच रखे होंगे अपनी तरफ, और ज्यादा खींच रखे होंगे तो बीच का जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ये जो बीच की दूरी है ये भी घट गई होगी, और घट गई होगी तो रिपल्सन इनके बीच बढ़ गया होगा, तो ये तो बॉन्ड एंगल खुल गया होगा। इसका मतलब अल्फा बड़ा होगा बीटा से, अल्फा डिग्री बीटा डिग्री से बड़ा होगा। समझ में आई ना बात? तो हमारा जो मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है, वो सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने उसकी तरफ खींचेंगे उन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो उतना घटेगा, दोनों के बीच की दूरी घटेगी तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल खुलेगा। इसलिए यहां लिखा हुआ है
कि बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, या सेंट्रल एटम लिख दो, मेटल की लिखने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल एटम लिखना चाहिए यहां सिर्फ, इसे काट देना मेटल को, ठीक है। अब देखो जैसे NH3 का बॉन्ड एंगल PS3 से ज्यादा होगा, PS3 का बॉन्ड एंगल AsH3 से ज्यादा होगा, ये इनके वैल्यू लिखे हुए हैं। NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन, इन तीनों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। क्लियर बात। तो ये थी हमारी वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देख लो एक बार, 1 मिनट में मैं इसे रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने बात करी कि नाइहोम और गिलेस्पी ने दी थी और कोवलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दी थी। पहला पॉइंट बताया था कि कोवलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता करना हो तो सेंट्रल एटम के ऊपर यूं देख लो कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लॉन पेयर हैं। दूसरी बात बताई कि ये जो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर होते हैं ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना पसंद करते हैं, जिससे रिपल्सन तो मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी हो जाए मैक्सिमम। तीसरी बात बताई कि सेंट्रल एटम के पास यदि खाली बॉन्ड पेयर हैं तो उस मॉलिक्यूल का एक रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन, कोई भी विकृति पैदा नहीं होगी उसकी शेप में। यदि सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर भी हो तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, यानी उसमें डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है, बॉन्ड एंगल उसका घट जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का जो रिपल्सन लगता है वो LP में सबसे ज्यादा है, LP-BP में उससे कम, और सबसे कम रिपल्सन लगता है BP-BP के बीच। डिस्टॉर्शन ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लॉन पेयर्स के, यानी जितने ज्यादा सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर होंगे रिपल्सन उतना मार रहे होंगे बॉन्ड पेयर्स पे और बॉन्ड एंगल को उतना घटा रहे होंगे, उतना ज्यादा उसमें डिस्टॉर्शन पैदा कर रहे होंगे मॉलिक्यूल के शेप में। सातवीं बात बताई, बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रल एटम के, ठीक है। अब हम बात करेंगे शेप्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, जैसे NH3 मैंने बताया था आपको, NH3 के बॉन्ड एंगल 106 डिग्री 45 मिनट इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर ये रखा हुआ है एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने धक्का दिया इन्हें तीनों को नीचे को, ठीक है। मतलब ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इन्हें नीचे की तरफ को धकेलता है, इसे भी और इसे भी, इन तीनों को धकेलता है। ये बॉन्ड या तो आपकी तरफ को निकल रहा या बोर्ड के अंदर को जा रहा है ये बॉन्ड, तो जब तीनों को वो धकेल रहा तो फिर बॉन्ड घट के 109 डिग्री 28 मिनट की बजाय 106 डिग्री 45 मिनट हो जाता है। देखो यहां देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके बाद, 3 हैं, 1 2 3। लॉन पेयर कितना है, 1 है ये रखा हुआ, तो इसलिए बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का टोटल कर लेना चाहिए। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का टोटल करोगे तो कितना आया, 4 ऑर्बिटल हैं इसके पास। नाइट्रोजन के पास जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वे कितने हैं, 4 हैं। और 4 ऑर्बिटल जब होते हैं ना, देखो 4 ऑर्बिटल इस तरह, 1 2 3 4, ये एक तो S होगा ऑर्बिटल और 3 क्या होंगे, P ऑर्बिटल। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। देखो ये चीज ध्यान से समझ लेना, बार बार जरूरत पड़ेगी। बॉन्ड पेयर कितने थे, 3, लॉन पेयर 1, टोटल हमारा ऑर्बिटल 4 हो गए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 हो गए। और जब 4 ऑर्बिटल हैं तो उनमें से एक तो होगा S का ऑर्बिटल और 3 होंगे P के। S तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, P 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, और D 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, और F 14 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि S सब सेल में 1 ऑर्बिटल होता है, P सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, और D में 5, F में 14, F में 7। तो जब 4 ऑर्बिटल हैं तो उनमें से एक S का होगा, 3 P के, इसलिए हमने कहा है कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 होगा, ठीक है। पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, पर यहां यूं लिखा, बट स्ट्रक्चर हमने लिखा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल इसलिए है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, देखो स्ट्रक्चर देखियो जरा ध्यान से, यहां ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा देखो,
ये पिरामिड बन रहा है, मतलब यहां नीचे तो एक बन गया हमारा ऐसा त्रिभुज, और ऊपर एक बन रहा है ये पिरामिड। देखियो पिरामिडल नहीं है स्ट्रक्चर। यहां तो इसमें नाइट्रोजन है, और यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, और यहां भी हाइड्रोजन है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। और इसमें नीचे ये ट्राइंगल बन रहा, इसलिए हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि स्ट्रक्चर होना तो चाहिए था इसका टेट्राहाइड्रल, पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आ गया, उसने डिस्टॉर्शन पैदा कर दिया। बॉन्ड एंगल होना तो चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, पर बॉन्ड एंगल है 106 डिग्री 45 मिनट। बॉन्ड एंगल इसलिए घट गया क्योंकि ये जो सिर पे रखा हुआ लोन पेयर है, इसने धक्का दिया होगा तीनों बॉन्ड को नीचे की तरफ। तो यहां लिख दी है बात, देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर of electron, there is a high repulsion in electron pairs, therefore tetrahedral becomes trigonal pyramidal, और 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल becomes 160 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है H3O पॉजिटिव का। H3O पॉजिटिव में O पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका निकला हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 5 हैं। 3 ने तो बॉन्ड बना लिया और 2 ये रहे, और ये 3 बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 3 बॉन्ड है ना, लिख दिया बॉन्ड पेयर 3 है। लॉन पेयर 1 है, ये रखा हुआ ऊपर। 3 और 1 4, इसलिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हुए? 4 4 ऑर्बिटल हैं, एक s का होगा 3 p के, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। वैसे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। पर ये टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है? क्योंकि लोन पेयर ने इसे डिस्टर्ब कर दिया। ट्राइगोनल पिरामिडल लाइक, जैसा कि अमोनिया का होता है, बिकॉज वन लोन पेयर प्रेजेंट, एक लोन पेयर है इसके पास जिसने डिस्टॉर्शन पैदा कर दिया इसके स्ट्रक्चर में। अब H2O का एग्जांपल भी बहुत आता है एग्जाम में, देखो मैंने बताया था H2O का स्ट्रक्चर बना के आपको। ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर हैं। एंगल होता है 104 डिग्री 27 मिनट। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, एक तो यहां होगा, एक तो यहां होगा। लोन पेयर कितने हैं? 2, एक ये जोड़ा पड़ा, एक ये रहा, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। इसलिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं इसके पास? ऑक्सीजन के पास 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनमें से एक s का होगा 3 p के, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। और स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल ना होके कैसा है? देखने में पता चल रहा वी शेप स्ट्रक्चर है। देखो ये वी ही तो बन रहा, ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, एक ही बात है। तो वी शेप स्ट्रक्चर हमें मिलता है देखने को। और बॉन्ड एंगल कितना है? 104 डिग्री 27 मिनट, वैसे 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा इसलिए घट गया क्योंकि लोन पेयर हैं, इसके ऊपर 2। यहां लिखा हुआ है साहब, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज मोर इन द केस ऑफ H2O बिकॉज देयर इज 2 लोन पेयर्स इन H2O। H2O में 2 लोन पेयर होते हैं इसलिए। नंबर 4 पे बात करेंगे PCl5 की। PCl5 में बेंट रूल में भी मैंने आपको PCl5 का जिक्र किया था। बेंट रूल में फास्फोरस 3 Cl तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे और 2 Cl होंगे एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है देखो, तो इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा बिल्कुल भी। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5, लोन पेयर कितने? 0, इसलिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? संकरित कक्षक हो जाएंगे 5, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होगा? 5। देखो 5 है, 5 एक लेना चाहिए, फिर 3 लेने चाहिए, और फिर 1 2 3 4 5 लेने चाहिए। 5 है ना, 1 2 3 4 और 1 5, ये है S P P P D। कौन सा है बताओ? sp3d। देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। देखो देख रहे आप, ट्राइगोनल, ये तो त्रिभुज तो दिखाई दे रहा होगा आपको, ट्राइंगल बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर बन सकता है। देखो यहाँ ये बन गया एक पिरामिड ऊपर,
इसी तरीके से एक पिरामिड नीचे बन सकता है, यहाँ ये बन गया नीचे पिरामिड। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री कैसे, देखो मैं बताता हूं। 120 डिग्री, जब आप खाली इस ट्राइंगल की बात करोगे तो ये एंगल 120 डिग्री का ही तो होगा। अब ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड आपके स्क्रीन से आपकी तरफ को आ रहा बाहर निकल के, तो ये एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। ये वाला जो बॉन्ड है ऊपर वाला, ये स्क्रीन से बाहर आ रहा आपकी तरफ, और ये वाला बॉन्ड आपकी स्क्रीन में अंदर घुस रहा बिल्कुल परपेंडिकुलरली, तो ये एंगल भी 90 का नहीं होगा क्या, ये 90 का होगा। मतलब यदि आप थोड़ा सा डीप देखते हो इस टॉपिक को, तो 120 डिग्री के तो इसमें 3 एंगल हैं, ये भी 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री का, ये भी। जब ही तो हम कहते हैं कि 120 डिग्री को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 360 डिग्री का पूरा बन जाएगा वृत्त। 3 एंगल तो इसमें कितने डिग्री के हैं, 120 डिग्री के, ठीक है। और बेटे इसमें एक तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, एक ये वाला एंगल 90 डिग्री का 2, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है 3। ये तीनों इस वाले के साथ हैं, इसी तरह 3 नीचे वाले के साथ होंगे, तो 90 डिग्री के इसमें 6 एंगल है, 6। तो इसलिए ध्यान रखना बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के और 90 डिग्री के। स्ट्रक्चर इज रेगुलर, यानी कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, बिकॉज देयर इज नो एनी लोन पेयर इन PCl5। अब बात करते हैं SF6 की, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, SF6। देखो कैसा है भाई, यदि आप इसे ऊपर मिलाओगे ना, यहां ऐसे, तो ऊपर कितने पिरामिड बन गया ना, एक स्क्वायर पिरामिड, ऐसा ही नीचे बनेगा। तो आप इसे स्क्वायरल बाई पिरामिडल कह सकते हो, या फिर इसके फलक बने ऊपर कितने, इसके ऊपर फलक बने हैं 4। एक फलक तो ये दिखाई दे रहा, फलक माने फेस, चेहरा, एक तो ये है, और एक ये साइड वाला है, एक साइड वाला और एक पीछे वाला। 4 फलक तो ऊपर बन गए, 4 तो फेस ऊपर बन गए, और इसी तरीके से 4 बन जाएंगे फेस नीचे, तो इसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6। लोन पेयर 0 है, तो इसलिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 6 होंगे। और 6 ऑर्बिटल का हिसाब तो लगा लोगे आप, 6 ऑर्बिटल का हिसाब लगा लोगे, 1 2 3 4 और 5 6, sp,p,p,d,d। देखो sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ, कौन सा होगा, sp3d2, इसलिए स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री के, सारे एंगल हैं इसके। इसी तरीके से हमें बात करनी SF4 की। चलो SF4 को देखते हैं। SF4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 4 F हैं, उनमें से ऊपर और नीचे यानी एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर लॉन पेयर आएगा। बेंट रूल आपने पढ़ा, बेंट रूल ने बताया था कि जो लॉन पेयर होता है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आता है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या सब्स्टिट्यूएंट आता है एक्सियल पोजीशन पर। तो यहाँ तो सारे के सारे चारों FM में तो आ जाएंगे कहीं भी, पहले तो इनकी जगह भरेगी जो बचे हुए यहाँ आगे। लोन पेयर तो यहीं आना था, लोन पेयर को तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, 1 2 3 4। लोन पेयर 1 है, इसलिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 5 हुए, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 5 ऑर्बिटल के हिसाब से sp3d। स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो आप देख रहे होंगे इसे मैंने सीधा नहीं बनाया, थोड़ा मोड़ के बनाया। मोड़ के क्यों बनाया, इसलिए बनाया मोड़ के क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ना, ये वाला लोन पेयर, ये लोन पेयर इसे धक्का दे रहा और इसे भी धक्का दे रहा। यदि धक्का ना देता ना तो सल्फर के साथ ये बिल्कुल सीधे इस तरह अटैच होते हैं, इस तरह। क्लोरीन भी बिल्कुल, मतलब ये वाला एंगल जो है 180 डिग्री का होता, पर 180 का तो नहीं है, ये तो इसे भी इधर को झुका दिया और इसे भी झुका दिया, इस लॉन पेयर ने धक्का ही इतना तेज मारा है इधर, समझ रहे हो आप। तो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है।
लोन पेयर इज प्रेजेंट ओनली एट इक्वेटोरियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। अब हम बात करते हैं ClF3 की। अब बात करते हैं ClF3 की। ClF3 देख लो जरा, ClF एक ऊपर एक नीचे, यहां दो लोन पेयर ने और ज्यादा झुका दिया दोनों को, इक्वेटोरियल पोजीशन को। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 2। इसलिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हुए? 5। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यदि बॉन्ड एंगल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई जरूरी तो है नहीं। बॉन्ड एंगल यहां हो जाता है 87.5 डिग्री का। स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड टिल्टेड टी शेप्ड। देखो टिल्टेड माने वैसे तो टी ऐसा होता है, पर इसका ये जो है टिल्ट कर गया, मुड़ गया, ऐसा हो गया। देखो देख लो आप, दिखाई दे रहा होगा आपको टिल्टेड है या नहीं है, देखना जरा, बताओ। ये मुड़ नहीं रहा स्ट्रक्चर, टी को टिल्ट कर दिया, मोड़ दिया, तो इसे कहते हैं टिल्टेड टी शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ClF2 नेगेटिव की। ClF2 नेगेटिव, एक F ऊपर एक नीचे जाएगा, 3 लोन पेयर आ जाएंगे इसके पास। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, देख लो ध्यान से आप एक बार। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इस नेगेटिव की वजह से इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से एक तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया बॉन्ड पेयर और एक नीचे बॉन्ड पेयर में, बचे कितने? 6। वे 6 जो है 3 लोन पेयर बन गए। और बेंट ने बताया था कि लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन अटेन करते हैं, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वे एक्सियल पोजीशन अटेन करते हैं। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है Cl के। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। और स्ट्रक्चर लीनियर है, होना तो चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पर लोन पेयर ने इसे डिस्टॉर्शन इसमें करा। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा जब लीनियर है, तो ये वाला एंगल 180 का होगा, इधर से नाप लो चाहे इधर से। लोन पेयर आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशंस अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। अब आते हैं हम ICl2 नेगेटिव। ये भी देखो लीनियर है, बिल्कुल वैसा ही है। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स 5। हाइब्रिडाइजेशन 5 का हिसाब आप लगा लोगे sp3d। स्ट्रक्चर लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का। लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशन अटेन करेंगे बेंट रूल के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम 10वें कंपाउंड पर, ध्यान से समझना। I3 नेगेटिव लीनियर है, देखो I3 नेगेटिव। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 5, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। पर स्ट्रक्चर लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशंस पे होंगी बेंट रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हमने 10 कोवलेंट मॉलिक्यूल के शेप्स या स्ट्रक्चर देखे हैं, इनमें से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखे हैं। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी जो है हमारी, इसकी सीमाएं क्या हैं, क्या कमियां हैं इसके अंदर, मैं बताता हूं। कि जो वेस्पर थ्योरी दी गई थी ना, वो सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड की शेप या स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी, ना तो इस थ्योरी पे किसी आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझाया जाता, और ना तो इस थ्योरी पे समझाया जाता किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो यहां साफ लिखा हुआ है, देख लो जरा आप। कैन नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और चौथा पॉइंट देखो, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक को, जिसमें उपसह संयोजक बंद होते हैं। आयनिक कंपाउंड तो पता ही है आपको, विद्युत संयोजक यौगिक कह दो, आयनिक यौगिक कह दो। दो पता चल गए, तीसरी कमी, यह थ्योरी वैलेंसी सेल के sp-df इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस नहीं करती है। वैलेंसी सेल तो पता है, संयोजकता कोश, बाहरी कक्षा, उसके अंदर कौन से s इलेक्ट्रॉन है, कौन से p है, कौन से d है, कौन से f है, इसका तो जिक्र पूरी थ्योरी में कहीं आया ही नहीं। तो यह भी एक कमी है कि यह थ्योरी वैलेंसी सेल के sp-df
इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस नहीं करती है। तीसरी कमी, अमोनिया H2O एक्सेट्रा के सही बॉन्ड एंगल की भविष्यवाणी नहीं करती। मतलब इस थ्योरी से आपको बॉन्ड एंगल नहीं पता चलता, भले ही हमने बता दिया कि NH3 का बॉन्ड एंगल 106 डिग्री 45 मिनट होता है, और भले ही आपको बता दिया H2O का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 27 मिनट होता है, बता दिया हो, पर वास्तविकता यह है कि ये हमारे वेस्पर थ्योरी नहीं हमें बताती कि बॉन्ड एंगल कितना होगा। ठीक है, चौथा तो हमने पढ़ दिया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन करती। पांचवा है अमोनिया व PH3 के बॉन्ड एंगल डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं करती। अमोनिया और PH3 के बॉन्ड एंगल को, मतलब इनके बॉन्ड एंगल का जो डिफरेंस है, कितना डिग्री का डिफरेंस है, भाई कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा ये तो बता रही थ्योरी, पर कौन कितने डिग्री का होगा इस चीज को नहीं बताती। तो ये हमारा पूरा हो जाता है वेस्पर थ्योरी। हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी बहुत आसान तरीके से, उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। बहुत आसान है और बहुत मजेदार भी है। उसके हमने 10 एग्जाम्पल लिए, उसके बाद हमने बात करी लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी की। यदि एग्जाम में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, तो आपको एग्जाम्पल 3 या 4 ही करके आने हैं, वहां 3 या 4 एग्जाम्पल कर आना जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अमोनिया है, H2O है, ठीक है। और 2 एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O और अमोनिया के, ध्यान रखना आप। और लिमिटेशंस पूछेंगे तो लिमिटेशंस लिख देना, ठीक है। बस आज तो इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ाई कल करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।